चैनल एडब्ल्यू फार्मेसी सोर्स। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी का 6 सेम का फार्माकोलॉजी देख रहे हैं। कौन से 6 सेम का फार्माकोलॉजी देख रहे हैं, उसमें का यूनिट 1 देख रहे हैं। यूनिट 1 में का देख रहे हैं हम एंटी अस्थमेटिक। तो जो ड्रग एंटी एस्थमेटिक की तरह काम करते हैं, जो भी अस्थमा को ट्रीट करने के लिए लगते हैं, उसी के बारे में देखेंगे। बट उसकी पहले हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा कैसा होता है, ठीक है, कैसे अस्थमा की जो कौन से कॉज है वो पूरा देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो भी आपने जो पहली वाली वीडियो है उसको देखिए, और जो भी अपना अभी अस्थमा के पहले बारे में पढ़ेंगे, अस्थमा कैसा होता है, क्यों होता है, क्या क्या उसके रीजन है, ठीक है। तो पूरा देखेंगे, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलो देखेंगे। और इसके पहले जो भी अपनी जो लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी, अब मैंने थोड़ी बहुत तो एडजस्ट कर ली, ठीक है। आप भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब देखेंगे अस्थमा। अस्थमा क्या है, ठीक है। चलो देखेंगे अस्थमा क्या है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं अस्थमा। जो भी अपना रेस्पिरेशन है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है, जो भी अपनी एयरवे रहती, जो भी हम श्वास छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन छोड़ते और हम जो O2 लेते, तो उसमें क्या होता है कि जो भी अपने एयरवे रहती वो क्या होती, ब्लॉक हो जाती। जब भी ब्लॉक हो जाती तो किस वजह से होती, तो इसके दो मेन रीजन है, एक है इन्फ्लामेशन, दूसरा है वास्कुलाइजेशन। बट अब तक जो अस्थमा की जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो अननोन है, ठीक है। इसका ऐसा कॉज नहीं, पर्टिकुलर कॉज नहीं कि इसकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक है। तो देखेंगे बहुत सारे जो भी इसके कॉज है, बहुत सारे, ठीक है। सो कौन कौन से, बस हम जो भी पर्टिकुलर उसके कॉज वो देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से ही अस्थमा होता है, ऐसा नहीं अभी तक बताया हुआ है, ठीक है। बट एक नॉर्मली हम जो भी उसकी कॉज है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग मतलब उसमें उसे क्या बोलते हैं, डिस्फोनिया क्या बोलते हैं, डिस्फोनिया बोलते हैं। देन एक्यूट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और वास्कुलाइजेशन। जो भी वास्कुलाइजेशन होने से कारण क्या होता है, जो भी अपनी ब्लड वेसल है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है। और डायलेट होने के कारण क्या होता है कि उसकी वास्कुलर परमेबिलिटी वो भी बढ़ जाती है। जब वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल का जो भी अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है, ठीक है, ड्यू टू वासोडाइलेशन। तो क्या होता, जो भी अपना फ्लूइड सिक्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो भी म्यूकस सिक्रेशन है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता कि जो भी अपने एयरवे वो क्या होती, ब्लॉक होती है। तो ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, जो भी अपने ब्रीथिंग को प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कि सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है। एक है डिस्फोनिया। अभी देखा, डिस्फोनिया मतलब जो ब्रीथिंग को प्रॉब्लम आता है उसे बोलते हैं डिस्फोनिया। दूसरा बनता है विजनिंग साउंड। विजनिंग साउंड बोलते हैं मतलब क्या होता है कि जो भी एडिशनल साउंड आता है, ठीक है। अब देखिए कफ, जो भी कफ रहता है वो कैसा परसिस्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम आती है। अब देन है चेस्ट टाइटनेस, जो भी चेस्ट कैसा टाइटनेस हो सकता है, ठीक है, ऐसा कैसा भरा भरा लगता है चेस्ट, ठीक है। अब देखेंगे उसके अगला वाला, अब देखेंगे अदर कौन कौन से सिम्टम्स है, ठीक है। अब देखेंगे एस्पिरिन सेंसिटिविटी एक है। एस्पिरिन सेंसिटिविटी में क्या होता है, देखेंगे जो भी अपना अर्जिनिक जो पाथवे उसमें देखेंगे लॉक्स और कॉक्स पाथवे, ठीक है। तो कॉक्स और लॉक्स पाथवे, तो एस्पिरिन जिसको भी अस्थमा होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी कॉक्स पाथवे वो इनिबिट हो जाएगा, मोर इनिबिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी वो एस्पिरिन लेगा तो कॉक्स पाथवे क्या हो रहा है अपना, मोर इनिबिट। तो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, लॉक्स पाथवे। जो भी अपने लिपोसाइक्लोऑक्सीजनेज जो पाथवे है उसको फॉलो करेगा। तो उसको फॉलो करके क्या बनाएगा, लिक्विड्रेट्स, जो भी लिक्विड्रेट्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वो बनाएगा। तो अपने को ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से एस्पिरिन सेंसिटिविटी वजह से अस्थमा होने के चांसेस थे। अब देखिए फैमिली में जिसको भी फैमिली में घर पे जो भी उसकी फैमिली हिस्ट्री में जिसको भी अस्थमा होगा तो उसके भी होने के चांसेस रहते हैं। देन अगर अदर फैक्टर कौन बनते हैं, डस्ट होगा। डस्ट की वजह से जो भी मोर डस्ट इन्वायरमेंट, जब एक आधा पर्सन क्या होता है कि एक आधा मोर इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है वहाँ पे रहेगा तो उसको भी होने के चांस है। जब भी इंडस्ट्रियल में जो भी डस्ट के इन्वायरमेंट में वो काम करता है तो उसकी वजह से ही अस्थमा होने के चांसेस है। देन कोल्ड की वजह, बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से वजह से ही अस्थमा होने के चांस है। देन एक्सरसाइज की, जो भी मोर एक्सरसाइज करने से वजह से जो भी ब्रोंकोस्पाज्म होता है उसकी वजह से, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो भी नजल ट्रैक उसको बोलते हैं, उसकी वजह से
ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो उसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो भी इंटरनल बोलेंगे एलर्जेंस, जो भी उसकी वजह से होने वाली जो भी पैथोफिजियोलॉजी है अस्थमा होने की, तो वो देखेंगे, ठीक है। आप देखिए, चलो मैं जो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ वो अपने कॉपी पे लिखे, ठीक है। वन बाय वन जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ वो अपने कॉपी पे लिखे, ठीक है। अब पहले क्या होगा देखेंगे, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, अस्थमा की। तो पहले क्या है, एलर्जन आएगा अपने बॉडी में। सिंपल में बताऊंगा, पहले क्या अपने बॉडी में एलर्जन आएगा। एलर्जन आने के बाद क्या होगा कि जो इसे बोलते हैं एंटीजन आएगा, ठीक है। एंटीजन आने के बाद क्या होगा, जो हमारे बॉडी में मैक्रोफेज है ब्लड में, तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गई। जब भी मैक्रोफेज एक्टिव हो गए तो क्या होगा, अपने मैक्रोफेज पे एक कॉम्प्लेक्स रहता है, उससे बोलते हैं MHC, उसे क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टोन प्रोटीन। इसकी स्पेलिंग देख लो आप, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी एलर्जन आएगा तो एलर्जन क्या होगा, अब मैक्रोफेज क्या करता है, अपने इसको इंगल्फेंट करेगा। अब क्या करेगा, मैक्रोफेज जो है अपना ब्लड में उसको क्या करेगा, इंगल्फेंट करेगा। जब भी इंगल्फेंट करेगा तो क्या होगा, जो भी अपना एलर्जन है और एंटीजन है वो क्या होगा, अपने मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, ठीक है। जब भी मैक्रोफेज के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो अपना मैक्रोफेज है वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एक पेप्टाइड फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल उसके पीसेस बनाएगा, ठीक है। अब इसके ऐसे स्मॉल क्या करेगा, पीसेस बनाएगा। जब भी उसके स्मॉल जो भी पीसेस बनेंगे, अब क्या होगा कि ये जो स्मॉल पीसेस है, अब ये वाले कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे MHC, ठीक है, कहाँ पे MHC। तो क्या वो मेजर हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2। और यहाँ पे ये नोट कर लो, यहाँ पे बहुत सारे जो MHC कॉम्प्लेक्स रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं मैक्रोफेज पे, बट अपने को जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाला जो भी चाहिए वो मेजर कॉम्प्लेक्स 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी अपना जो भी फ्रैगमेंट स्मॉल फ्रैगमेंट जो बने वाले हैं, अब वो कहाँ पे जाएंगे, MHC पे। जब भी MHC पे जाएंगे वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे जाके अपने को खुद को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब जो मैक्रोफेज एक्सप्रेस किया वाला है, तो ये मैक्रोफेज कौन रिकॉग्नाइज करेगा, जो भी अपनी टी सेल है, जो भी अपने ब्लड में जो भी टी सेल है, वो क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी कि यहाँ पे जो स्मॉल फ्रैगमेंट है मैक्रोफेज पे, वो क्या करेगा, अपने खुद को एक्सप्रेस कर रहे। तो क्या होगा, एक टी सेल क्या करेगी, मैक्रोफेज के पास जाएगी, और जाने के बाद क्या होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा। टी सेल और मैक्रोफेज का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बनने के कारण क्या होगा, वहां पे साइटोटॉक्सिक जो भी रिएक्शन है वो होगी, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी आ रही है और यहाँ पे क्या है, एंटीजन अपने को क्या करे, एक्सप्रेस करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी जो भी रिएक्शन है उससे क्या बोले, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी। जब भी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइटोकाइनिन रिलीज हो गए, साइटोकाइनिन क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो कौन कौन से साइटोकाइनिन है, इंटरल्यूकिन IL-4, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। अब ये क्या करेंगे देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका ये दो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग द अस्थमा, फॉर प्रोड्यूसिंग द अस्थमा। तो देखिए ये कैसा मैकेनिज्म है, ठीक है। चलो, और ये सिंपल है, नॉर्मल बताया। आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखिए, ठीक है। एक सिंपल भी बताऊंगा और भी समझ तरह से। एलर्जन आया, उसने क्या किया, मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया, जो भी अपने ब्लड में मैक्रोफेज है उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, मैक्रोफेज क्या करेगा, जो भी एंटीजन है उसको इंगल्फमेंट करेगा, अंदर लेगा, अंदर लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, देन क्या करेगा, फाइब्रोसाइटोसिस उसको क्या करेगा, जो भी एंटीजन है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, जो भी ब्रेक डाउन वाले स्मॉल फ्रैगमेंट, जो भी फ्रैगमेंट पेप्टाइड फ्रैगमेंट है वो क्या करेंगे, अपने को एक्सप्रेस करेंगे कहाँ पे, MSG, जो भी कॉम्प्लेक्स MSC मेजर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 2, वहां पे क्या करेगा, वो अपने को एक्सप्रेस करेगा। जब भी एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, जो भी अपनी टी सेल है वो क्या होगी, वो क्या होगी, एक्टिव होगी। जब भी एक्टिव होगी तो कैसे एक्टिव होगी, क्योंकि उसको भी एक सिग्नल मिला कि यहाँ पे जो भी अपने फ्रैगमेंट है वो क्या करे, अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो उसकी वजह से क्या होगा, टी सेल और टी सेल भी आएगी, मैक्रोफेज और टी सेल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनेगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के कारण साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी। जब भी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी तो साइटोकाइनिन रिलीज हो गए। तो कौन कौन साइटोकाइनिन है, IL-4 IL-5, दो साइटोकाइनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द
प्रोड्यूसिंग द अस्थमा। ठीक है, ये पूरा समरी आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, अब बताएंगे IL4 और IL5 उसका काम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसा हो जो भी ये अपना क्या बोलते हैं उसे अस्थमा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो अब देखेंगे IL4 क्या करता है। ठीक है, अब देखेंगे IL4 क्या, चलो तो IL4 क्या करेगा, एक्टिव करेगा, किसको एक्टिव करेगा, एक्टिव टू प्लाज्मा, जो भी प्लाज्मा क्या उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, एक मिनट, प्लाज्मा सेल, क्या क्या बोलेंगे उसे, प्लाज्मा सेल, एक्टिव टू प्लाज्मा सेल। तो कौन सी प्लाज्मा सेल बोलेंगे, उसे क्या बोलते, प्लाज्मा सेल एक्टिव करने के बाद जो भी लिम्फोसाइट बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो भी एंटीबॉडी तैयार करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको एक्टिव करने के बाद क्या होगा, जो भी एंटीबॉडी है क्या होगी, अपनी बनने लगी, मेक एंटीबॉडी। तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, कौन सी बनाएगा, IgE, कौन सी बनाएगा, IgE। क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में आता है। ठीक है, IgE कौन सी, IgE जो भी एंटीबॉडी को बनाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये IgE क्या करेगा, जो भी अपने ब्लड में जो भी एलर्जेंस एंटीजन है उसको क्या करेगा, किल करेगा, क्या करेगा, किल करेगा, किल करने का। और सम एंटीबॉडी क्या करेगी, जो भी अपने मास सेल है, कहाँ पे जाएगी, जो भी अपने मास सेल है, अब यहाँ पे अभी ऐसी मास सेल है और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अपने को मालूम है कि कैसा रहता, ऐसा वाई शेप रहता। ठीक है, तो आप देख लो वाई शेप ऐसा स्ट्रक्चर रहता, यहाँ पे दिख रहा हो क्या, वाई शेप, यहाँ पे निकल लो। ठीक है, वाई शेप अब देख रहे हो। ठीक है, तो वाई शेप ऐसा स्ट्रक्चर रहता, तो ये ऐसे मास सेल है, अब मास सेल पे जाके ऐसे बैठ गई, जो भी एंटीबॉडी है अपने मास सेल पे जाके बैठ गई। अब क्या होगा, देखो जब भी मास सेल पे जाएगी तो क्या होगा, जो भी अपना एलर्जन है, जो भी अपना ब्लड में जो एलर्जन है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, आने के बाद क्या होगा, क्या होगा आने के बाद, अभी बताया हमने एंटीजन और एंटीबॉडी, जो भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है वो हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी, क्या होगी, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। जब भी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी तो क्या होगी, हमारे जो मास सेल है, जो भी हमारे मास सेल है वो क्या होगी, डीग्रेनुलेटेड, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जब भी मास सेल ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, देखो जब भी मास सेल क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो अपने लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरह से बता रहा हूँ कैसा उसकी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है अस्थमा होने की। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसका मास सेल का ब्रेकडाउन होगा। जब भी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, उसमें से अपने को मालूम है क्या क्या निकलता है, हिस्टामिन निकलता, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी निकलता, जो भी अब सेल मेम्ब्रेन, मास सेल भी मेम्ब्रेन से बनने वाली है। ठीक है, तो उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगे, हिस्टामिन निकलेंगे, ल्यूकोट्राइन्स निकलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो हिस्टामिन निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, डीग्रेनुलेट होने के कारण हिस्टामिन निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, और क्या निकलेगा, ल्यूकोट्राइन्स निकलेगा। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स। अभी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हिस्टामाइन है अपना ल्यूकोट्राइन्स से एक पोटेंट है, क्या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है, और जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन उतना कुछ नहीं, बट रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से, ल्यूकोट्राइन्स। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ल्यूकोट्राइन्स, जो भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा तो मोस्टली जो भी पोटेंट हो रहा तो उसके ल्यूकोट्राइन्स की वजह से ही हो रहा। ठीक है, तो ऐसा इसका एक मैकेनिज्म है। और कौन सा मैकेनिज्म बता सकते हैं हम, जब भी हमारी, अब देखो मास सेल यहाँ पे क्या हो रही है, एंटीजन, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी, उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी मास सेल डैमेज हो रही है। तो डैमेज होने के कारण उसकी जो मेम्ब्रेन है, मास सेल की मेम्ब्रेन है, क्या है मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, अपने को मालूम है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। अब जब भी फॉस्फोलिपिड क्या होगा, आप देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, पूरा लिखो आप। ठीक है, अपने कॉपी पे पूरे अच्छी तरह से नोट करके लिखो। ठीक है, जो भी बता रहा हूँ, 3 मैकेनिज्म अब बता रहे, पहला एक कौन सा, ये हो गया, दूसरा कौन सा, जो भी मास सेल का डीग्रेनुलेट हुआ, तीसरा कौन सा बता रहा हूँ, तीसरा देखो। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो भी अपनी मास सेल रहेगी, अब एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के कारण क्या होगी, जो भी अपनी मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है, यहाँ पे डैमेज होने के कारण क्या हो रहा, मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड किसकी बनी होगी, मेम्ब्रेन अपनी फॉस्फोलिपिड की। और फॉस्फोलिपिड
बनने के कारण जो भी अर्चिलोनिक एसिड है वहाँ से रिलीज होंगे और उसकी वजह से कॉक्स और लॉक्स पाथवे जो भी फॉलो होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, देखो मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, जो भी फॉस्फोलिपिड अब डैमेज होगा, फॉस्फोलिपिड डैमेज होगा तो अर्चिलोनिक जो भी पाथवे अर्चिलोनिक एसिड रिलीज होगा तो क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 रिस्पॉन्सिबल किसके लिए सॉरी यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A2 किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी अर्चिलोनिक पाथवे है उसके लिए, जो भी अब मटेरियल जो भी अपना कॉक्स सॉरी जो भी अपने अर्चिलोनिक है उसके लिए इम्पोर्टेंट, फॉस्फोलाइपेज A2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अर्चिलोनिक पाथवे बनेगा, अर्चिलोनिक पाथवे कारण बनने का कारण क्या बनेगा, जो भी अपनी कॉक्स है लॉक्स है वो भी कॉक पाथवे फॉलो होगी, तो लॉक्स पाथवे फॉलो करने के कारण जो भी अपने ल्यूकोट्रिन्स है वो भी एक्टिव होगी, जो भी LTP4 बोलेंगे कौन सा है जो भी देखेंगे वो भी जो भी पूरे ल्यूकोट्राइन्स है वो पूरे क्या होगा, एक्टिव होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा सॉरी अब देखेंगे IL5 जो भी लिक्विड इंट्राल्यूटिन 5, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, इंट्राल्यूटिन 5, तो ये क्या करेगा देखो, तो ये एक्टिव करके किसको एक्टिव करेगा, इसिनोफिल, एक्टिव टू इसिनोफिल, आप जो बोलेंगे आप इसका क्या देख लो, इसिनोफिल क्या करेगा उसको, इसिनोफिल क्या है अपना WBC एक टाइप है, टाइप ऑफ WBC क्या है, तो टाइप ऑफ WBC, ठीक है, टाइप ऑफ WBC। अब देखेंगे, अब इसको एक्टिव करने के बाद ये क्या करेगा रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, जो भी ल्यूकोट्रिन्स है अपने, ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स और क्या रिलीज किया, प्रोटीएज एंजाइम। अब क्या होगा, जो भी अपने ल्यूकोट्रिन्स से प्रोटीन अपने का मतलब ल्यूकोट्रिन्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। अब ये क्या है, प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीज एंजाइम क्या करता, जो भी प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता, जब ब्रेक डाउन करेगा और भी क्या होगा, जब ये प्रोटीज एंजाइम क्या है और भी सेल का अपने जो सेल है उसको भी डैमेज करेगा, इसको प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा और सेल को डैमेज कर रहा, जब भी सेल को डैमेज करेगा या भी क्या होगा, कहाँ की सेल डैमेज हो रही, इंपॉर्टेंट, कहाँ की सेल डैमेज हो रही, अस्थमा कहाँ पे हो रहा, जो भी ब्रोंकल है वहाँ पे हो रहा, ठीक है, जो भी ब्रोंकल की जो सेल है वो क्या होगी, डैमेज होगी, जब भी डैमेज होगी तो क्या होगा, जो भी ब्रोंकल का जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, डिसफंक्शन, दैट मीन जो उसकी जो सेल बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, वो क्या हो रही, लूज हो रही, डैमेज होने के कारण क्या हो रही, लूज हो रही, जो भी उसकी इलास्टिसिटी है ब्रोंकल की जो भी एयर पाथवे है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लॉस होगी, तो लॉस होगी तो पूरा क्या होगा, अस्थमा क्रिएट होने के चांसेस है, ठीक है। ये वाला भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप दो हमने क्या देखा, जो भी अपना इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 उसका पूरा मैकेनिज्म लिखा, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो बार वापस देखिए और पूरा देखिए, मैंने जो भी बोला वो अपने बुक में कॉपी करके लिखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी ड्रग है, और एक मिनट, हाँ, तो हमने जो पहले बताया था किसकी वजह से, मेन किसकी वजह से, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और वास्कुलराइजेशन। अब देखेंगे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और वास्कुलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैसा और अस्थमा देखो, अब इसमें अस्थमा में मेन क्या हो रहा है कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और वास्कुलराइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा देखो। अब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड वास्कुलराइजेशन, आप बोलेगे भाई तुमने बताया कि वो जो भी अपना म्यूकस सिक्रेशन कैसा होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, वो देखेंगे आप। तूने बताया था कि म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसा होगा वो देखेंगे, चलो। अब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन अपनी जो ल्यूमेन है, आप देखो ऐसा है, समझो आपने ल्यूमोन ऐसे जो ब्रोंके जो बोलते हैं पाइप है और जो अपना वैसे जो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अब ये क्या है, ल्यूमेन, ये क्या अंदर क्या है, ल्यूमेन, ठीक है, ये क्या है, ल्यूमेन। तो क्या होगा, ये अपनी क्या है,
ब्रोंकल एक हमने एक डायग्राम बताया ठीक से, ठीक है। तो ये अपने होगी जो भी हमने जो एयरवे उसमें से जो लुमेन बोलता हूँ, एयरवे पाइप बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये क्या अपना लुमेन होगा, तो इसमें से क्या होगा जो भी अपने एयर है जाने वाली, और ये क्या है लुमेन, एक सिंपल डायग्राम बताइए। तो उसमें क्या होगा, आजू बाजू में क्या होगा, वेसल, ब्लड वेसल होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक लुमेन है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के कारण क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो हो गई होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम श्वास ले रहे हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये पूरा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। अब देखिए वासोडाइलेशन वजह से क्या होता है, ठीक है, वासोडाइलेशन इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे वासोडाइलेशन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, अब देखेंगे वासोडाइलेशन, ठीक है। तो वासोडाइलेशन में क्या होता कि जो हमारी अभी बताइए जो हमारी ल्यूमेन है, तो उसकी वजह में क्या होगी, ब्लड वेसल होगी, यहाँ पे क्या होगी, ब्लड वेसल ऐसी होगी, ठीक है। तो ब्लड वेसल होने के कारण क्या होगा कि वासोडाइलेशन, वासोडाइलेशन मतलब क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल है वो क्या होगी, डायलेट होगी। तो डायलेट होने के कारण क्या हो रहा कि जो भी उसकी वास्कुलर परमेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। समझो आपने ब्लड वेसल ऐसी है, अब क्या हो रही है, ऐसे डायलेट होगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो इलास्टिसिटी बढ़ गई, बढ़ने के कारण क्या होगी, उसकी जो भी वास्कुलर परमेबिलिटी वो भी क्या होगी, बढ़ गई। तो जो भी अंदर का फ्लूइड है, जो भी हमारे ब्लड वेसल का अंदर का फ्लूइड है, वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो बाहर आने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा एक्यूमुलेशन होगा, कहाँ पे, ल्यूमेन के अंदर ऐसा एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। अब ऐसा एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या होगा, जो भी ल्यूमेन की साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने के कारण क्या हो रहा, डिफिकल्टी नहीं जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपने जो श्वास लेते और छोड़ते उसको डिफिकल्टी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये होगा पूरा अस्थमा, अस्थमा का पूरा क्या होगा। तो ये था पूरा जो भी LT4 और जो भी ल्यूकोट्राइन्स बोलते 4 और ल्यूकोट्राइन्स 5, इसका मैकेनिज्म पूरा देखा। इस वजह से अस्थमा होता है ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी तक अननोन है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग है यहाँ पे ही एक्ट करेंगे, और अपने का मालूम है। और एक बताता मैं, जो भी सिंपल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। और जो भी अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें क्या होगा, जो भी एंटीकोलिनर्जिक बोलते हो, तो उसमें क्या होगा, एसिटिलकोलिन रिलीज होगा। तो जो भी नॉन एड्रेनलिन जब भी हमारे बीटा 2 रिसेप्टर को क्या होगा, बाइंड होगा, तो क्या कौन सी एक्शन देगा, वासोडाइलेशन देगा, ठीक है, कौन सी, वासोडाइलेशन। और जब भी हमारा जो एसिटिलकोलिन है, जब भी M3 रिसेप्टर, जो भी मस्कुलर रिसेप्टर बोलते हैं उसे M3 रिसेप्टर उसको बाइंड होगा, तो उसकी वजह से कौन सी एक्शन आएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। वो भी देखेंगे, सब जो भी ड्रग है कहाँ पे एक्ट करेंगे वो भी पूरा देखेंगे। चलो देखेंगे ट्रीटमेंट अब। और एक बात मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि जो भी मैंने लिखा वो अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, ताकि क्या होता है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं अपने लैंग्वेज में बनाए, ठीक है, ताकि आपको समझने में कैसी आसानी होगी, ठीक है। ये मैंने मेरे लैंग्वेज में बताया, ठीक है, आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखेंगे अब ट्रीटमेंट कैसा है, क्या है अस्थमा, कैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। पूरे डायग्रामेटिक जो भी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसे, तो उसके साथ देखेंगे। और जो भी मैं यहाँ पे जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी एंटी हिस्टामिन का चार्ट बताने वाला हूँ, जो भी देखने वाले पूरा आप अपने कॉपी पे लिखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखेंगे अब देखेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग पर। उसके पहले देखने के पहले हम देखेंगे पहले हिस्टामिन का एक्शन क्या है, ल्यूकोट्राइन का एक्शन क्या है, एड्रेनलिन का एक्शन क्या है, जो भी बोल सकते हैं अपना एसिटिलकोलिन का एक्शन क्या है, एडिनोसिन का एक्शन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी ब्रोंकियल मसल है, स्मूथ मसल है, वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखेंगे हिस्टामिन क्या करेगा, जब भी हिस्टामिन जाएगा तो क्या करेगा, साइक्लिक जो भी जो भी IP3 टैग पाथवे, जो अपने फोर्थ सेम में जो भी पाथवे है और पूरे जो भी पढ़ो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो भी
हम जो भी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पाथवे आएगा, ठीक है। और क्या करेंगे हिस्टामिन क्या करेगा, IP3 ड्रग पाथवे करेगा। जो भी IP3 ड्रग पाथवे फॉलो करेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जो भी कैल्शियम की लेवल है वो सेल में क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आपने का मालूम है कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। अब देखेंगे जो भी ल्यूकोट्राइन्स है, ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, देखेंगे जो भी ल्यूकोट्राइन्स है वो क्या करेंगे, वो भी फॉलो करेंगे IP3 डैक पाथवे। जब भी IP3 डैक पाथवे फॉलो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होगी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेम है, ठीक है। अब देखेंगे एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, उसका क्या एक्शन है। तो जब भी एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जाते हैं वो यहाँ पे कहाँ पे एक्ट करते हैं, H1 रिसेप्टर, यहाँ पे जो भी हिस्टामिन के रिसेप्टर, जो ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर, वहाँ पे जाके सिस्टेनाइल, कौन सी सिस्टेनाइल, LT1 रिसेप्टर, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। हिस्टामिन के रिसेप्टर वहाँ पे जाके बाइंड करेगा, कहाँ पे रिसेप्टर उसके, ब्रोंकस मसल पे। अब देखिए नॉन एड्रेनालिन क्या करेगा, आप देखेंगे जो भी नॉन एड्रेनालिन है वो क्या करेगा, साइक्लिक AMP, सॉरी आप लिखना होगा, आप देखो साइक्लिक AMP को फॉलो करेगा। जब भी साइक्लिक AMP फॉलो करेगा क्या करेगा, साइक्लिक AMP, इसका एक्शन क्या आएगा, वासोडाइलेशन, क्या आएगा, वासोडाइलेशन। अब इसमें क्या होगा, जब भी साइक्लिक AMP की लेवल जब बढ़ जाती है, क्या होती है, जब भी साइक्लिक AMP की लेवल बढ़ जाती है तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन एक्शन आती है, ठीक है। ध्यान में रखो, जब भी क्या होगा, साइक्लिक लेवल की क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी साइक्लिक AMP की लेवल इंक्रीज होगी क्या होगा, रिलैक्सेशन एक्शन आएगा। तो ये क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है, सिंपल है। अब देखेंगे एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन क्या करेगा, एसिटिल कोलिन भी जो अपने M3 रिसेप्टर, मस्कुलर रिसेप्टर बोलते हैं, उसको जाके बाइंड करेगा। जब भी उसको जाके बाइंड करेगा तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, IP3 डैक पाथवे। जब भी IP3 डैक पाथवे फॉलो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल में जो कैल्शियम का लेवल है बढ़ जाएगा। जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, अपने को मालूम है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी एसिटिल कोलिन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की क्या होगी, एक्शन आएगी। अब देखेंगे एड्रेनालिन। एड्रेनालिन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा है, साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिक एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन के साथ क्या हो रहा है, जो भी साइक्लिक जो भी अपनी AMP है तो उसकी लेवल इंक्रीज होगी। यहाँ पे एड्रेनालिन के साथ क्या हो रहा, जो भी साइक्लिक AMP की लेवल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या एक्शन आएगी, यहाँ पे रिएक्शन एक्शन आएगी। क्या होगा, रिएक्शन एक्शन की होगी, जो भी साइक्लिक AMP की लेवल का है इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फिर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब जो भी अपनी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, पूरे इसके जो भी हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, एड्रेनालिन है, एसिटिल कोलिन है, एड्रेनालिन है, और एक बात मैं भूल गया, जो भी साइक्लिक AMP है, कौन सा साइक्लिक, यहाँ पे यहाँ पे साइक्लिक AMP, इसका मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। और डिग्रेडेशन किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता, जो भी फॉस्फोडाइस्टर, किसकी वजह से, फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोडाइस्टर तक बहुत होगी, बट जो भी अपने ब्रोंकल स्मूथ मसल पे जो मेन रीजन रहा उसको क्या बोलते हैं, PDE4, क्या बोलते हैं, PDE4 मेन है, जो भी बहुत ज्यादा जो अपनी ब्रोंकल स्मूथ मसल है वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपने साइक्लिक AMP की लेवल है डिक्रीज होगी, ठीक है। पर अपने को क्या करेंगे, इंक्रीज करने की, इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। अपने को डिक्रीज नहीं करने की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, जो भी साइक्लिक AMP की लेवल है क्या होगी, स्मूथ मसल में इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, सिंपल है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी ड्रग, ठीक है, इतना समझ आया होगा, चलो। और ये जो भी बता रहा हूँ मैं लिख के लो, ठीक है। चलो देखेंगे आप जो भी ट्रीटमेंट लगने वाले जो भी ड्रग है उसके बारे में देखेंगे, चलो। ये एंटी अस्थमेटिक ड्रग, तो मैं यहाँ पे जो भी चार्ट प्रोवाइड करूंगा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। अब देखेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग, हम सीधे पढ़ेंगे कैसे कैसे ड्रग की एक्शन है, कहाँ पे देखेंगे, किस किस रिसेप्टर पे जाके वो ऑप्शन जो भी अपनी एक्शन है वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अब देखेंगे एंटी हिस्टामिन क्या है,
जो भी अपना एंटी हिस्टामिन है वो एंटी हिस्टामिन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो उसमें जो भी सेडेटिव नॉन सेडेटिव ड्रग है वो भी रहती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। देन डाइफेनड्रामाइन, हाइड्रोलाजिन यानी क्लोफेनामाइन, उसके एंटी हिस्टामिन के जो भी एग्जांपल है। तो क्या करेगा एंटी हिस्टामिन, क्या करेगा, जो भी H1 रिसेप्टर है, कहाँ पे H1 रिसेप्टर है, जो भी ब्रोंकल मसल पे, ब्रोंकल स्मूथ मसल पे जो रिसेप्टर है उसको जाके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जब भी ब्लॉक करेगा तो कौन सी, आपने को मालूम है H1 रिसेप्टर को कौन सा पाथवे फॉलो करता है, IP3 डैक पाथवे, ठीक है। और जब भी जो भी IP3 डैक पाथवे है जब भी फॉलो करेगा तो क्या होगा, जो भी कैल्शियम की लेवल है क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होगी क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन एक्यूर होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्यूर होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करने का, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अपने को क्या करना, तो रिसेप्टर को ब्लॉक करने का। तो उसकी एक्शन क्या है, रिलैक्सेशन एक्शन है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है वो ब्लॉक करेंगे। देन कौन सा है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या होता है, देखो बिकॉज अपने को मालूम कि ल्यूकोट्राइन इंपॉर्टेंट फॉर द जो भी अस्थमा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो अपने को क्या करेंगे, जो भी ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो रहे तो उसको क्या करने का, ब्लॉक करने का। ल्यूकोट्राइन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, जब भी हमने देखा था जो मास्ट सेल क्या होगी डैमेज, उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी डैमेज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉस्फोलिपिड है जो मेम्ब्रेन उसकी बनी हुई है वो भी क्या हो रही डैमेज होगी। तो डैमेज होगी तो वो क्या फॉलो करेगी, जो भी अर्चोनिक पाथवे बोलते हैं हम, तो उसे कॉक्स लॉक्स जो पाथवे है वो फॉलो करेंगे, तो उसकी वजह से ल्यूकोट्राइन बनेगा। तो अपने को क्या करना है, जो भी ल्यूकोट्राइन्स बने हुए उसको ब्लॉक करने का, जो भी एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी LT1 जो भी सिस्टेनाइल बोलते हैं, सिस्टेनाइल LT1 रिसेप्टर और जो भी सिस्टेनाइल LTS रिसेप्टर, जो भी ल्यूकोट्राइन्स 1 ल्यूकोट्राइन्स S जो रिसेप्टर है जो ब्रोंकल मसल पे प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जब भी ब्लॉक करेगा तो अपने ल्यूकोट्राइन्स जो भी एक्शन है वो शो नहीं करेगा, जो भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है वो अपनी एक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग है उसमें, एक है मोन्टेलुकास्ट और दूसरा है जोपिरलुकास्ट और दूसरा है मोन्टेलुकास्ट, ठीक है। दो एग्जांपल है, आप देख लो, ठीक है। देन कौन सा है, मास चेंज स्टेबलाइजर। मास चेंज स्टेबलाइजर क्या करता है देखेंगे, जो भी सोडियम, इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और दूसरा कौन है नोडोक्रोमीन, ठीक है। दो एग्जांपल है, देख लो आप, और भी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी अपनी मास सेल क्या होगी डीग्रेनुलेट हो रही थी, कहाँ पे, जो भी हमने देखा था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो मास सेल क्या होगी, जो भी डैमेज हो रही थी उसमें से क्या निकल रहे, जो भी इम्प्लामेंट्री, जो भी अपने क्या बोलते हैं उससे इम्प्लामेंट्री प्रोडक्ट है और जो भी इम्प्लामेंट्री जो भी कंपोनेंट्स वो क्या निकल रहे थे, ठीक है। तो इम्प्लामेंट्री जो भी प्रोडक्ट है और जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम क्या करें, मास सेल स्टेबलाइजर। तो ये क्या करेंगे, जो भी डीग्रेनुलेशन हो रही थी मास सेल की उसको क्या करें, ब्लॉक करेंगे। और जो भी इम्प्लामेंट्री जो प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स बोलेंगे उसको, ठीक है, तो वो निकलेगी नहीं, ठीक है। तो निकलेगी नहीं तो क्या हुआ, उसकी एक्शन भी नहीं शो करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला कौन सा है, चलो अब देखेंगे कार्टिकोस्टेरॉइड। ये कौन सा है अपना फोर्थ, कौन सा है फोर्थ, जो भी कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है वो भी अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। तो देखेंगे तो कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी है। क्यों बोला जाता है पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी, तो क्या करेगा, वो जो ब्लॉक करेगा, किसको ब्लॉक करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 क्या है, हमने देखा जो मास सेल की मेम्ब्रेन जब डैमेज हो रही थी क्या होगा, डैमेज होगा तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड भी क्या होगा, डैमेज हो रहा। तो फॉस्फोलिपिड को जो अर्चिडोनिक पाथवे तो उसको कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम लग रहा है, फॉस्फोलाइपेज A2। जब भी हम इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे कि जो भी आगे का पाथवे तो नहीं होगा, जो भी अपने कॉक्स पाथवे लॉक्स पाथवे जो भी अपने ल्यूकोट्राइन्स बन रहे थे वो नहीं होंगे, क्या होगा, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड का सिंपल मैकेनिज्म वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इसको, फॉस्फोलाइपेज A2। आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए चलो, तो ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करेगा। और जो भी ब्लॉक करेगा तो क्या क्या एक्शन होगी, जो अर्जिनिन पाथवे पाथवे तो बनेगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉक्स पाथवे लॉक्स पाथवे नहीं बनेगा, ठीक है। आप देखेंगे और जो कार्टिकोस्टेरॉइड है वो हम दो प्रकार से ले सकते हैं, एक है सिस्टेमिक और जो है इनहेलेशन। हम
इनहेल करके भी जो भी इसका यूज कर सकते हो, और सिस्टमिक जो भी ओरल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कौन से, इसमें एग्जांपल है प्रेडनिसोन, डिमेथासोन, एग्जांपल है किसके, कार्टिकोस्टेरॉइड के। और जो इनहेलेशन नाम ले सकते हैं, इनहेलेशनल जो भी आप नजल ट्रैक के द्वारा ले सकते हैं, उसमें कौन कौन से एग्जांपल है, इसमें है बेक्लोमिथासोन, फ्लूटिकोसोन और मोमेटासोन। वो आप देख लो एग्जांपल, ठीक है। 3 एग्जांपल है इनहेलेशनल के, और भी एग्जांपल है इसमें, ठीक है। वो बाद में देखेंगे हम, मैं यहाँ पे आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप देखेंगे तो जो भी कार्टिकोस्टेरॉइड है, जो भी अपने सिस्टमिक बोलेंगे, जो भी सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड है, जब भी हम ओरल रूट से लेके वो किसके लिए हमको लिए, जो भी प्रेगनेंसी भी लेडी है तो उसके लिए हम सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं। तो उसके लिए कौन सा सेफ है, उसके लिए हम लेते हैं इनहेलेशनल। उसके लिए कौन सा लेते हैं, इनहेलेशनल एक सेफ है एज कम्पेयर टू द सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अब कौन सा है अपना, चलो। और हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट रहेंगे। ये क्या करेगा, जो कार्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करेगा, फॉस्फोलाइड एटी को इनिबिट करेगा। इनिबिट करके क्या होगा, जो भी डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो भी ब्रोंकल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगी तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और भी क्या करेगा, डिक्रीज ऑफ म्यूकोसा एडिमा। क्या करेगा, जो भी फ्लूइड अपने अकोमोडेशन हो रहा था, कहाँ पे, जो भी नजल ट्रैक है, ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है, ल्यूमेन है, वहाँ पे एकोमोडेशन हो रहा था फ्लूइड्स का, तो वो क्या करेगा, पूरा डिक्रीज करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करके लिखिए। चलो आप आगे देखेंगे, आप देखेंगे बीटा 2 अगोनिस्ट, ठीक है। हमने पहले देखा था जो अपना न्यूरॉन एड्रेनलिन है, और एड्रेनलिन जब अपना बीटा 2 रिसेप्टर को बाइंड करता है, बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, अपने ब्रोंकल स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है, तो उसको जाके जब बाइंड करेगा तो क्या करेगा, जब साइक्लिक एएमपी की लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब भी साइक्लिक एएमपी की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करेगा, जब भी हम बीटा 2 अगोनिस्ट लेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक लेवल इंक्रीज होगी, तो क्या एक्शन मिलेगी, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग देखेंगे, तो उसमें है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग साबा और लाबा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो इसमें ड्रग देखेंगे आप शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से, सॉल्बुटामॉल, अल्बुटेरॉल, बिटोटेरॉल, ठीक है। अब लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में कौन से, फॉर्मेटॉल, एंडाटेरॉल, कार्मोटेरॉल और साल्मेटेरॉल, ठीक है। तो ये पूरे ड्रग है। अब देखो कैसे क्या होगी इसके एक्शन, पूरी लिखो, ठीक है। अब देखेंगे अगला कौन सा है अपना, जो भी उसके अगला कौन सा, जो भी मस्कुलर रिसेप्टर एसिटिलकोलिन की एक्शन क्या है हमने पहले देखा था, अब उसके एंटागोनिस्ट देखेंगे, ठीक है। चलो आप कौन सा है, मस्कैरिन। तो मस्कैरिन एंटागोनिस्ट क्या है, मस्कैरिन एंटागोनिस्ट। क्यों अपने को मस्कैरिन एंटागोनिस्ट यूज करने का, क्योंकि हमने जो देखा था एसिटिलकोलिन क्या कर रहा था, एसिटिलकोलिन बाइंड कर रहा था वहाँ पे ब्रोंकल स्मूथ मसल, वहाँ पे उसके रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर है, मस्कैरिन 3, जो भी M3 बोलते हैं हम, वो रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रोंकल स्मूथ मसल पे। तो वो क्या करेगा, IP3 जो भी डैक पाते हैं वो फॉलो करेगा। जब भी IP3 डैक पाते हैं फॉलो, मालूम है कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अपने को कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इसमें, तो क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो रिलैक्सेशन चाहिए तो कौन कौन से ड्रग है ऐसे जो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो अब ये पाथवे, अब मैंने बताया ये पाथवे, तब ये एंटागोनिस्ट देने के बाद पूरा अपोजिट हो जाएगा इसका। जो भी अपने जो IP3 डैक पाथवे वो फॉलो नहीं करेगा, कैल्शियम भी नहीं बनेगा, कैल्शियम नहीं बनेगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो देखेंगे पूरा लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिन एंटागोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिन एंटागोनिस्ट। कौन कौन से ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिन एंटागोनिस्ट में, इप्राटोपियम, यूमिसीडियम, ठीक है, यूमिसीडियम। तो ये ड्रग कैसे दिए जाते हैं, टेक अलोन, हम सिंगल यूज में किसी के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं ले सकते, ठीक है। इस हम अलोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिन, जो भी लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, मस्कुलिन एंटागोनिस्ट। तो कौन कौन से ड्रग है इसमें, टियोट्रोपियम और एक्लिडेनियम। ये ड्रग हम ले सकते कॉम्बिनेशन के साथ, किसके कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे हम, कार्टिकोस्टेरॉइड जो हमने पहले देखा था उसके साथ,
कार्टिकोस्टेरॉइड क्या कर रहा था, जो भी फॉस्फोलाइपेज A2 उसको क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। तो उसके साथ हम देंगे, कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन के साथ, जो भी प्रोपोलाइसिस, जो भी अस्थमा की वजह से एक हमने जो दिया था मस्कुलिन एंटागोनिस्ट दिया, तो उसकी वजह से और भी जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम उसे दे सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ दे सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोपोलाइसिस अस्थमा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम अगला कौन सा है, ठीक है। चलो अब अगला कौन सा ड्रग है अपना, फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर। तो ये ड्रग क्या करेगा, ब्लॉक करेगा किसको, फॉस्फोडाइएस्टर 4 को, क्योंकि अपने को मालूम है जो साइक्लिक AMP है, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा था, फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी अपने को क्या करने का साइक्लिक AMP लेवल इंक्रीज करने का, ताकि रिलैक्सेशन एक्शन आए। तो ये एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, साइक्लिक AMP की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी सेल में, जो भी ब्रोंकल सेल है अपनी मसल है उस पे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्शन क्या आ गई, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आगे देखेंगे कौन कौन से ड्रग है, और ये जो ड्रग है ये वाले थियोफाइलिन और मिथाइलजैंथिन, ये ड्रग क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर जो भी 4 है उसको ब्लॉक करते हैं, और भी किसको ब्लॉक करते हैं, जो भी एडेनोसिन, हमने देखा था कि जो एडेनोसिन है जब उसके रिसेप्टर A1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो साइक्लिक लेवल की लेवल होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब भी साइक्लिक लेवल की डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हाइपर होगा, अपने को मालूम है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर, अपने को क्या चाहिए कि जो भी साइक्लिक AMP है उसकी लेवल क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, ठीक है। तो जो भी एडेनोसिन A1 रिसेप्टर है एडेनोसिन के, तो उसको ब्लॉक करेगा, तो क्या होगा, जो एडेनोसिन है उसके रिसेप्टर पे जाके नहीं बाइंड होगा और उसकी एक्शन नहीं होगी। जब भी उसके रिसेप्टर A1 को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक AMP की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइक्लिक AMP की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन, ठीक है, क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो ये क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर्स, और उसमें बोलते हैं थियोफाइलिन, और कौन कौन से बोल सकते हैं, एडेनोसिन इनहिबिटर क्या कर रहे हैं कि थियोफाइलिन मिथाइलजैंथिन क्या कर रहे थे, जो भी अपने एडेनोसिन रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसको कौन सी एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हो, PDE4 नोट करके लिखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप नोट करके लिखो, ठीक है। कौन से PDE4, और क्योंकि PDE4 जो एंजाइम है, ये एंजाइम है ना जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या हो रहा कि जो भी अपनी साइक्लिक AMP है कि उसका डिग्रेडेशन इसकी वजह से होता है, ठीक है। जब भी हम उसको ब्लॉक करेंगे तो साइक्लिक लेवल का जो साइक्लिक AMP का लेवल है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे हमारा और भी ड्रग है, कौन कौन से इनहेलर है, कौन कौन से एरोसोल है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए चलो, और आप देखेंगे एरोसोल डिलीवरी ड्रग, जो भी एरोसोल डिलीवरी ड्रग के कारण भी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एंटी एस्टेमेटिक एक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से जो बीटा ब्लॉकर है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, स्टेरॉइड्स है, ये हम इनहेलेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। तो उसकी वजह से लेने के कारण हम अस्थमा जो डिसऑर्डर है, डिसीज है, उसको भी क्या कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरोसोल किस टाइप का आता है, एक MD है, दूसरा है नेबुलाइजर, ठीक है। तो MD का मतलब क्या होता है, मीटर डोज इनहेलर। तो मीटर डोज इनहेलर क्या है, तो अपने को मालूम है जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें MDA है, MDA के बारे में पूरा बताया वाला है। तो MDA क्या होता है, जब भी हम एक बार प्रेस करते हैं उस एरोसोल को तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही सिर्फ उसमें से जो भी कंटेंट है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं हम जब भी दबा रहे कि कम ज्यादा हो रहा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है उसका, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकलता है, ठीक है। तो ऐसे मीटर को हम क्या बोलते हैं, जो MDA बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर। और कौन से ऐसे एरोसोल होते हैं कि जब भी हम उसको पंप करते हैं कम ज्यादा डोज निकल के आता है सिर्फ, बट इस MDA में क्या होता है कि पर्टिकुलर डोज निकल के आता है जब भी हम उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो नेबुलाइजर एक है, ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पूरा हमने देखा अस्थमा क्या होता है, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसमें से कौन कौन से ड्रग है जो एंटी अस्थमेटिक की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगला है अपना CUPD, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात मैं बोल रह गया, तो जो भी मीटर डोज होते हैं इनहेलर अपने को मालूम है जो एरोसोल है उसमें प्रोपेलेंट रहते हैं। तो प्रोपेलेंट में हम यूज कर सकते हैं, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये दो प्रोपेलेंट है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में CUPD के साथ। चलो बाय।